सियासी एक्शन और रिएक्शन के बाद सरकार का सिरदर्द उस वक्त तो बढ़ गया जब सदन में कैग की रिपोर्ट पेश हुई और प्रदेश सरकार पर बढ़ता कर्ज बेपर्दा हो गया। ठीक यहीं से सत्ता पक्ष के स्वर धीमे और विपक्ष के स्वर में बुलंदी आ गई। लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच सुरों के सलाप में प्रदेश के विकास की गति क्या है और आगामी चुनाव में सरकार के लिए इस पक्ष में जनता के सामने परोसने को क्या होगा, आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू होने से पहले पक्ष विपक्ष के सुरों के आलाप को भी सुन लीजिए। नहीं, उसके लिए हम लोग पूरी कार्ययोजना बना रहे हैं। रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उस कैग की रिपोर्ट में ये बड़ा स्पष्ट परिलक्षित है कि हम लगातार इस बात को कहते आ रहे हैं कि सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो दयनीय है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और कैग ने उस पर मोहर लगाने का काम किया। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे गेस्ट कौन कौन से हैं। नवीन ठाकुर बीजेपी प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ में, प्रतिमा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस से हैं आप। प्रतिमा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ में राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, वित्तीय मामलों के जानकार हैं अच्छे, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे कि आखिरकार प्रदेश को ट्रैक पर कैसे वापस लाया जाए। रुख करेंगे प्रतिमा सिंह का। प्रतिमा सिंह कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैडम सबसे पहले आपका स्वागत है और स्वागत के साथ में सवाल ये कि सलाह तो बहुत सारी दे दी प्रीतम सिंह ने, लेकिन क्या कुछ और ऐसा है आपके खाते में बताने के लिए सरकार को कि इस तरीके से काम कीजिए तो चीजें ठीक हो जाएंगी? बताने के साथ साथ जिस तरीके से कैग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, तो कैग ने ये अपनी रिपोर्ट में कुछ बातें जिस तरीके से मेंशन की है वो साफ साफ दर्शाता है कि 4.5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है उसने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से तबाह करने का काम किया है। कैग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 2019-20 में आवश्यकता नहीं थी हमें लोन लेने की बाजार से, क्योंकि सरकार के खातों में पर्याप्त राशि थी। उसके बाद भी 5100 करोड़ का जो है आपने कर्ज लिया, वो भी ऊंची दरों पर। इसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। और एक बात, क्योंकि ये बात इसलिए मैं कह रही हूं कि कांग्रेस पार्टी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ही शायद एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता और शासन कर सकती है। इसका एग्जाम्पल कैग ने खुद दे दिया है कि 2016-17 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तो राज्य में जो नगद शेष निवेश होता है वो बहुत अच्छी स्थिति में था, और आज जो नगद शेष निवेश है वो 2016-17 से घटता चला गया और आज वो शून्य हो गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो कागजों में जो दावे हैं और धरातल पे जो उनकी स्थिति है वो एकदम भिन्न है। यही कहते हैं कि कथनी और करनी में भाजपा की बड़ा फर्क है। देखिए, इश्तिहार लगाने से और पूरे के पूरे प्रदेश में बोर्ड लगाने में, करोड़ों रुपए खर्च करने में ये साबित नहीं हो जाता कि आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे होते तो कैग, जो कि एक इंडिपेंडेंट आपने देखा है एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट में आपकी इस तरीके से किरकिरी नहीं हुई होती। और किस विकास दावा करते हैं, मुझे बस 10 सेकंड दे दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूंगी। किस विकास दावा हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जो कि 3 मुख्यमंत्री, अब तो नाम लेना पड़ता है, TSR 1, TSR 2 और पुष्कर धामी जी। किस विकास का दावा कर रहे हैं जब कैग खुद कह रहा है कि लोग जो आपका जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके अप्रोक्स 210, समझिए, लोक निर्माण विभाग के 210 जो परियोजनाएं हैं जिसमें कि 886 करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो अभी तक रुकी पड़ी है। और ये सिर्फ मामला 210 परियोजनाओं का नहीं है। 210 परियोजनाएं के रुकने का मतलब है कि इसके साथ साथ जितनी भी परियोजनाएं हैं वो लंबित हैं। तो ये देखा जाए कि विकास अवरुद्ध है भाजपा की सरकार में 4.5 सालों में। विकास अवरुद्ध है भाजपा की सरकार में। नवीन जी हमारे साथ में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता टीवी पर। बहुत स्वागत है नवीन जी। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है, 886 करोड़ के काम अधूरे पड़े हैं। क्या इतने ज्यादा बिजी हो गए 3 मुख्यमंत्री बदलने में कि जनता को दरकिनार कर दिया गया? क्या जनता को कहीं से कहीं दरकिनार करते जो कांग्रेस जो है पिछले 4 साल में राग अलाप रही है और एक रटी रटाई
कि सारे प्रवक्ता यहाँ बोलते हैं विकास नहीं हुआ, राज्य को कर्ज में डुबो दिया, जनता का ख्याल नहीं रखा। तो 17 के बाद लगातार चुनाव रहे, 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2 वर्ष भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल हो गया था और आपने देखा कि इसमें कांग्रेस को शून्य मिला, 5-0 स्कोर रहा। तो जनता सब देखती है। उसके बाद नगर निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए और कांग्रेस की क्या असर हुआ। तो जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद था, स्नेह था। नवीन जी, मुझे लगता है आप मुद्दा नहीं समझ पा रहे हैं। मुद्दा आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुद्दा यहाँ पर कैग की रिपोर्ट पर हम बात कर रहे हैं। चुनाव में किसका परफॉर्मेंस क्या रहा वो बात बाद में कर लेंगे। आज जनता की बात हो रही है, राज्य के विकास की बात हो रही है। जी, जनता की बात आपने की, इसलिए बता रहा हूँ कि जनता ने हमें जो है अपना समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। तो अगर हमने काम नहीं किया होता तो जनता जिस प्रकार कांग्रेस को हर जगह से बाहर करती, हमें भी बाहर कर देती। पर चूंकि हमने विकास किया, अब केवल कांग्रेस के झूठ आलापने से जनता बदलने वाली नहीं है। जनता तो लगातार देख रही है कि इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार होता था। आज जो है हमारी सम्मानित प्रवक्ता, हमारी बहन यहाँ पर कैग को कह रही है इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उस वक्त जब ये सत्ता में होते थे तब इनको इंडिपेंडेंट एजेंसी कैग नजर नहीं आती थी। तब तो ये जो है उसको पुतली बना के रखते थे, तब उस पर सवाल उठाते थे। जब जो है कैग ने सीजी घोटाला उठाया तब इन्होंने उस पर सवाल उठाए। आज इनको इंडिपेंडेंट एजेंसी नजर आने लगी। प्रतिभा जी, आपका काउंटर रहकर भी उनकी रिपोर्ट का जो है सम्मान कर रहे हैं और मैंने कहा कि उनकी रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे और कहाँ कोई कमी है उसको सुधारेंगे। लेकिन एक बेसुरा जो है राग अलापना केवल कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल रही। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल होती, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास के काम न किए होते तो जनता उनको नकार देती। मैंने कहा 4.5 वर्ष में लगातार कोई सा ऐसा वर्ष नहीं रहा जब उत्तराखंड में चुनाव नहीं होंगे। अभी 4 महीने पहले उपचुनाव। ठीक है, प्रतिमा जी का काउंटर ले लेते हैं। नवीन जी, प्रतिमा जी को सुन लेते हैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। चुनाव की बात ना करिए क्योंकि सबको पता है उपचुनाव सत्ता और विपक्ष के बीच होता है और सत्ता के पास धन, बल और सब कुछ होता है। तो उपचुनाव की बात यहाँ ना करें। और रही बात, आपने जिस तरीके से आप इतने अहंकार में बोल रहे हैं कि अगर हमने विकास ना किया होता तो जनता ने हमें ना चुना होता। जनता ने आपको विकास पे नहीं चुना, जनता ने आपको 2017 में 2014 के जुमलों के बेसिस पे चुना था। 2017 में जो आपने डबल इंजन की सरकार का वादा किया था उस पर चुना था। लेकिन आज जनता समझ गई है कि वो जो डबल इंजन था वो अब तक चालू भी नहीं हो पाया है, इसलिए जनता आपको नकार रही है। आज आप देखिए विपक्ष की कितनी भी रैली होती है, विपक्ष की जितनी भी जनसभाएं होती है, जन सैलाब उमड़ता है। ये जन सैलाब साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुरीतियों से किस तरीके से जनता त्रस्त है। और आप बहुत बोल रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि 2022 निकट है और आपको आपके ये सारे अहंकार का जो जवाब है वो मिल जाएगा, क्योंकि 4.5 सालों में इस देवभूमि की जनता को आपने सिर्फ और सिर्फ दुख दिए हैं। इस देवभूमि को आपने धरना प्रदेश बना के रख दिया। आपके मुख्यमंत्री घोषणा जीव बन चुके हैं और घोषणा जीव के अलावा कुछ नहीं बन चुके हैं। जिस प्रदेश में साधु संत और पांडा पुरोहितों के बल पे आपने सत्ता हासिल की थी, वो साधु संत और पांडा पुरोहित इतने मजबूर हो चुके हैं कि अपने खून से पत्र लिखने को मजबूर हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को। आपके राज में खनन माफियाओं का इतना चरम पे पहुंच चुका है कृत्य कि 50 साल पुराना पुल जो कि आज तक उसको इतनी सी चोट तक नहीं आई, आपके अवैध खनन की वजह से रानी पोखरी का जो पुल है वो टूट गया, बीच से गिर गया। और सिर्फ देहरादून से 25 किलोमीटर दूरी की ये स्थिति है। तो ये स्थिति ये बयां करती है। नवीन जी, आपका काउंटर जी। पहाड़ों का हाल हो जी, मैं तो धन्यवाद देता हूँ उत्तराखंड की जनता को कि आज जब उन्होंने कांग्रेस को लगातार 4.5 वर्षों तक आईना दिखाया तो आज कांग्रेस साधु संत कम से कम याद तो आने लगे। नहीं तो ये वही कांग्रेस है जिसने जो है दिल्ली में साधु संत का प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है नवीन जी, साधु संत को बाद में लाएंगे, पुल गिर गया और तमाम बातें, सरकार जनता ने किसको चुना किसको नहीं चुना, बात यहाँ पर कैग की रिपोर्ट पर हो रही है। मेरा सीधा सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है कि आला कमान की तरफ से ठीक प्रतिनिधि चुनने में देरी हुई, उसी का प्रतिफल है कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दीजिए। सीधा जवाब, बात जब कैग की हो रही है तो ये कहां पहुंच रही है साधु संतों पर? तो जब ये साधु संतों पर पहुंच रही है तो उसका जवाब भी जनता को पता होना चाहिए। वैसे जनता सब जानती है। इन्होंने कार सेवकों पर दिल्ली में इनकी सरकार थी और जिस सरकार के साथ इन्होंने गलवैयां डाली थी उसी सरकार ने साधु संतों पर गोलियां चलवाई। ये भूल गए हो अयोध्या वाला सीन? ये वही लोग हैं जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया था, आज इन्हें साधु संत याद आ रहे हैं।
तो साधु संतों की बात नवीन कांग्रेस जी, ना क्या करे तो ज्यादा अच्छा आला है। कमान से साधु संतों गलती का हुई आशीर्वाद प्रतिनिधि चुनने में? पार्टी ने हमेशा लिया है, हमने उनका सम्मान किया है और उनकी सम्मान की आप चिंता ना करें। आपने कभी साधु संतों का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा साधु संतों का नवीन सम्मान जी, किया है। क्या आला कमान से प्रतिनिधि चुनने में देरी और गलती हुई है? पूजा जी एक बार दोहरा देंगे, मैं सुन नहीं पाया। मैं आपसे सवाल 3 बार यही सवाल पूछ चुकी हूं कि क्या आला कमान से सही प्रतिनिधि चुनने में देरी और गलती हुई है, उसका प्रतिफल है क्या की ये रिपोर्ट? नहीं, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। हमने कहा कि अगर हमने चेहरा बदला तो विकास का पता नहीं रुका उत्तराखंड में। जब पुष्कर सिंह धामी जी ने कमान संभाली तो आप देखिए 3 घंटे के अंदर अंदर शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कैबिनेट वही की बात तो बैठक मैं ली। कह रही हूँ, वही बात मैं कह रही हूँ नवीन जी, कि आला कमान से गलती हुई है क्या? पुष्कर सिंह धामी को पहले चुन लेना चाहिए था। नहीं, कोई गलती नहीं हुई। जिस चीज का जो सुनन है वो उसी हिसाब से आला कमान हमारा काम करता है। कांग्रेस की तरह सिट फुटबॉल नहीं है यहाँ पर कि 3 महीने तक नेता प्रतिपक्ष चुनने में जो है जो सिट फुटबॉल हुई और 10 विधायक के 5 अध्यक्ष बनाने पड़े, तब जाकर भी जो है अभी तक भी संग्राम रुका नहीं है। ठीक है। इनके जो है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ठीक है जी जो प्रतिमा जी, हमारे आपके पास मैं पहुंच रही हूँ। इस बीच में राजेंद्र जी को भी फ्रेम में ले आऊं। राजेंद्र जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो रहा है राजेंद्र जी, तो इस वजह से आपको फ्रेम में लाने में थोड़ी देरी हुई है। सवाल मेरा सीधा आपसे कि आपने सुना बीजेपी कांग्रेस दोनों का अपना अपना पक्ष है, इस बीच आपको क्या लगता है? मेरा सवाल नवीन जी से भी था, मेरा सवाल यही आपसे भी है कि आप वित्तीय मामलों के जानकार हैं बेहतर, क्या पुष्कर सिंह धामी को फ्रेम में लाने में थोड़ी लेट लतीफी हुई आला कमान की तरफ से, उसका ही प्रतिफल है क्या की रिपोर्ट? नहीं पूजा जी, अगर हम इसको देखें, बजट और जहां तक सरकार की बात है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। पॉलिटिकली और जो इकोनॉमिकल है सिस्टम, दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। जहां तक बात बजट की बनाने की बात है और बजट इंप्लीमेंटेशन, कहां से रेवेन्यू आएगा और कहां खर्च होगा और किस तरह से उसका इंप्लीमेंटेशन होगा, वो बहुत बड़ा सवाल है जी। जहां तक अगर आप ये बात करते हैं कि पिछले 4 सालों में या 4.5 सालों से 41,000 से बजट जो है बढ़ के करीबन 62,000 करोड़ का हो गया, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है बजट जो है हमारा जो है विकास हुआ है। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट हुआ है, रेवेन्यू में आया है और बजटिंग भी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि जहां पे जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए था, अगर फॉर इंस्टेंस अगर मार्च में बजट आता है या फरवरी में बजट आता है, वो डिफरेंट मदों में जो बजट आता है उसको किस तरह से एलोकेशन होना और इंप्लीमेंटेशन कैसा होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जनरली ये परिपाटी बन चुकी है उत्तराखंड में कि पिछले 10-12 सालों में कि जब भी बजट आता है तो वो बजट जो है 7-8 महीने बाद जो है सरकार की उससे निकलकर तब जाके कहीं जो है विभिन्न योजनाओं में वो मद आती है, उसका आवंटन होता है। और फरवरी मार्च तक आते आते बजट जो है क्या कहते हैं लास्ट मोमेंट पे आता है, तो इस वजह से जो है वो बजट खर्च नहीं हो पाता है। तो उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स की हैं, जो एक्सपेंडिचर है उसका, जो आपका जो सर्टिफिकेट है वहां का कि भाई उसकी कैसे उसका काम हुआ, वो सारा कुछ डिले हो जाता है। तो ये एक सिस्टम फेलियर है। मैं पॉलिटिकली बात नहीं करता हूं, ये बेसिकली सिस्टम फेलियर है जो आपके फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की सिस्टम फेलियर है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बीजेपी की बात है, ये कांग्रेस में भी जब सरकार रही है उस टाइम पे भी ये हुआ कि आते आते मार्च के 30 मार्च को आते आते 300, 400, 500, 1000 करोड़ का जो है बजट लैप्स हो जाता है विभिन्न योजनाओं का। इस साल भी करीबन जो है 259 करोड़ का बजट लैप्स हुआ है। तो आपको अगर कहां पे देखना पड़ेगा कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है जहां से बजटिंग होती है और जो इंप्लीमेंटेशन है वो इंप्लीमेंटेशन फास्ट होना चाहिए और उसका जो भी मतलब सर्टिफिकेट है वो सिस्टम इस तरह होना चाहिए कि आपको उसका फीडबैक मिले, आपको मिले कि कहां पे इसका ये यूटिलाइजेशन हुआ, कहीं नहीं हुआ। प्रतिमा जी से पक्ष जान लेते हैं। प्रतिमा जी, आप कह रही थी कि कांग्रेस में बहुत बेहतरीन काम होता है, वित्तीय मामलों के जानकार बैठे हुए हैं। राजेंद्र जी वो कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी में भी ही ऐसा नहीं है, हालांकि उसमें ज्यादा लचर व्यवस्था देखने को मिली है, कांग्रेस में भी ऐसा ही रवैया था, वहीं से चूड़ी कस देते, यहाँ कुछ मामले में फर्क नजर आ जाता। समझिए, मैं आपको जो फैक्ट्स या जो डेटा दे रही हूँ अपने घर से लेके नहीं आई हूँ, कैग की रिपोर्ट से ही निकाल के दे रही हूँ। अगर कांग्रेस के वक्त में विकास ना हुआ और लचर व्यवस्था होती, तो एक छोटी सी बात आपको बताती हूँ। एक होता है राज्य सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम SGP कहते हैं, ठीक है। वो अगर मैं उसकी बात करूं तो उसमें लगातार। प्रतिमा जी से संपर्क हमारा बाधित हुआ है। नवीन जी, आप अपनी बात रख लें तब तक। प्रतिमा जी की आवाज थोड़ी सी बाधित हो रही है तकनीकी खामी के चलते।
पूजा जी, मैंने कहा राजेंद्र जी ने बहुत स्पष्टता से, क्योंकि वित्तीय जानकार हैं और मैं तो इस क्षेत्र का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जिस प्रकार जो है सरल शब्दों में राजेंद्र जी ने समझाया, शायद दर्शक भी समझ गए और मैं तो समझ ही गया। कांग्रेस का मैं कहा कि केवल और केवल काम सवाल उठाना है। आप जो है कांग्रेस काल 10-11 का भी याद कर लीजिए, मैं भी याद दिला रहा था। तब भी कैग ने जो है इसी तरह की केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर जो है रिपोर्ट पेश की थी। तब कांग्रेस ने तब सत्ता में रहते हुए कैग पर सवाल उठाया था। हमने तो कोई सवाल नहीं उठाया, हमने तो कहा कि अध्ययन करेंगे और जहां कोई इस बार जो है ये योजना है, इसका पैसा लैप्स हुआ है, भविष्य में ना हो इस और ध्यान देंगे। लेकिन कांग्रेस तो सिरे से गाड़ देती है। वो तो केवल और केवल उनके गिने चुने शब्द में पहले ही कहा था, केवल रटे हटाए शब्द हैं कि सत्ता में आ गए हैं, अहंकार हो गया है, अब जाने वाले हैं यहाँ से। अरे भैया 4.5 साल से जनता ने लगातार आशीर्वाद दिया है और कह रहे हैं घमंड से, बोल रहे हैं घमंड से नहीं, विनम्रता से बता रहे हैं। नवीन जी, अभी कैग की रिपोर्ट आए 3 से 4 दिन हो चुके हैं, मेरे ख्याल में 3 से 4 दिन का समय बीत चुका है। अभी तक किस तरीके की रणनीति तैयार हुई है, इस बारे में क्या आप कोई दृष्टि दे सकते हैं तमाम दर्शकों को? जी देखिए, अभी कल तो जो है संसद का सत्र समाप्त हुआ और उसके बाद जो हमारी बैठकें होंगी या सरकारी जो बैठकें होंगी उसमें ही पता लगेगा। और हम लोग तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, सरकार के नहीं, सरकारी प्रवक्ता ज्यादा जल्दी इस विषय में बता पाएंगे। पार्टी लेवल पर जब जानकारी मिलेगी तो मैं बिल्कुल अवगत कराऊंगा। मैं तो केवल जो है प्रतिमा जी जो यहाँ पर केवल राजनीतिक आरोप लगा रही थी बैठ के, उसका जवाब आपको दे रहा था। ठीक है, प्रतिमा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रतिमा जी अपनी बात आप पूरी कर लें। ये राजनीतिक बातें, देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके से राजनीतिक बातें कभी करनी, मैं आपको डेटा, आपको मैंने की बात बताई। 2016-17 में जब इस प्रदेश पे कर्जा था 44,583 करोड़ का, उस वक्त एसडीजीपी था यहाँ पे 10.14, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। आज आपने प्रदेश की जनता का रोआ रोआ कर्ज में डुबो दिया। 66,000 करोड़ के करीब हमारे ऊपर कर्ज है और जिसे हम एसडीजीपी, जिसे हम राज्य सकल घरेलू उत्पाद दर कहते हैं, वो 3.16 पे पहुंच गई है, जो कि न्यूनतम से भी न्यूनतम है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने कभी किसी मुद्दे पे राजनीति नहीं की। ये आप है जो हर मुद्दे पे प्रोपेगेंडा करते हैं और राजनीति करने का काम करते हैं। हमने विकास किया है और हमारा वही विकास है 70 सालों का, जो आप एक एक करके बेचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग या नरेंद्र मोदी जो आज बेच रहे हैं, वो ठीक है। नवीन जी का काउंटर है। नवीन जी के बाद राजेंद्र जी से अंतिम बात ले लूंगी मैं। नवीन जी के विकास की बात कर रहे हैं। विकास किया, इतना विकास किया कि इनके मुख्यमंत्री जी को पहले डर था, 2 विधानसभाओं से लड़े और जनता ने हरा दिया। तो ये विकास तो उनका जनता ने बता दिया। जब आप 70 साल की बात करते हैं, कोरोना की दूसरी लहर में इनके विकास की पोल खुली, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल हुआ। 70 साल में 2 एम्स बनाए इन्होंने और वो एक एम्स सुनने का मादा रखिए थोड़ा। और माननीय मोदी जी ने 7 साल में 14 एम्स बनाए। 70 साल की विकास पे अगर बहस करनी हो तो प्रतिमा जी आपसे मेरा सवाल है, आप लगातार सकल घरेलू उत्पाद की बात कर रही हैं और आपने आंकड़ा भी दिया, आंकड़ा मैं भी लेकर के बैठी हुई हूँ। 10.14 हुआ था कांग्रेस के टाइम में, फिर उसके बाद 17-18 में ये आंकड़ा 14.20 भी तो हुआ है। और उसके बाद बीजेपी अगर कहना चाहे, हालांकि वो स्वीकार कर रहे हैं कि कैग की रिपोर्ट में जो मामले विचाराधीन हैं हम उस पर विचार करेंगे, वो कहना चाहे तो कह सकते हैं कि कोविड का टाइम था भाई, हमको घाटा हो गया, हम अब विचार कर लेंगे। नहीं, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कोविड पे आप आर्थिक व्यवस्था जो चरमरा चुकी है उसका भांडा नहीं फोड़ सकते, क्योंकि कोविड से पहले भी कई रिपोर्ट ऐसी आ चुकी थी जो ये दर्शाती थी कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक जो है वो कोरोना से पहले ही बुरी स्थिति में थी। कोविड से पहले ही जो राष्ट्रीय जीडीपी दर थी वो -23.5 पहुंच चुकी थी। वो कोविड नहीं था उस वक्त, वो सच्चाई थी। और कोविड से पहले ही 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर जो है देश में मोदी जी के कार्यकाल में आ चुकी है। नवीन जी समय कम है, वरना मैं आपको समय देती। राजेंद्र जी से लास्ट वर्डिक्ट मुझे लेना है। राजेंद्र जी आप अपना वर्डिक्ट दे दें मुझे। पूजा जी, अगर आप देखें पूरे बजट को और जिस तरह से बजट बनता है, जिस तरह उसके खर्चे होती हैं, अलग अलग मदों में होता है, और अभी जो है एक सप्लीमेंट्री बजट भी दिया है इस मानसून सेशन में। बहुत सारे मदों में क्या है कि एक सबसे बड़ा जो सिस्टम है कि जो एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो मॉनिटरिंग के कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो है प्रॉब्लम है और उसको इमीडिएट हमें
ठीक करना पड़ेगा सरकार को। सरकार कोई भी आए जिससे जो है क्या कहते हैं, जो भी मतलब आवंटन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स हैं, वो बहुत इमीडिएट हो और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन के अलावा उसका जो है एक वेरिफिकेशन हो और वेरिफिकेशन के बाद उसका देखें कि उसका क्या उसका रिजल्ट आया है। तो ये सारी चीजें जो है अपने आप में एक जो है अलग तरह का जो है सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम को बनाने के बाद ही तब हम ये सोच सकते हैं कि ये जो कैग जो इस तरह की बातें उठा रहा है, कैग तो जो ऑडिट करेगा तो बताएगा कि 100 करोड़ रुपए कहां चले गए, या उसके अलावा जो है जो इन्होंने जो है जो भुगतान किया उसका भुगतान का उसके खर्चे नहीं है, उसके बिल्स नहीं है, उसको सैंक्शन नहीं हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है एक सिस्टम है, सिस्टम कहीं ना कहीं ड्रेल हो गया। अब इसके कारण तो मैं यही कहता हूं कि जो हमारा वित्तीय विभाग है उत्तराखंड का, वो उसमें एक्सपर्ट लोग की कमी है या वो डिले करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को बेहद अहम और खास बनाने के लिए। तो चर्चा से जो निष्कर्ष निकला है वो समझिए। निष्कर्ष ये निकला है कि नीयत कितनी भी बेहतर हो, लेकिन अगर परिस्थितियां बेहतर नहीं बनाई जाएंगी संस्थागत, तो सुधार नहीं आ सकता है। तो तकनीकी खामी है सिस्टम में, जिसको दूर करना अब सरकार की जिम्मेदारी है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।